हम पढ़ने जा रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट मेरे प्यारे बच्चों, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। इस विषय पर हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सोचिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम पढ़ने जा रहे हैं 2013 में, आप देख सकते हैं 2013 में क्वेश्चन आया हुआ 2013 में, और 13 के बाद अभी तक आया नहीं, जबकि एनके सिंह कमेटी बैठ चुकी है। यानी एनके सिंह कमेटी का गठन हो चुका है एफआरबीएम पर ही, यानी पुनर्विचार के लिए। तो एनके सिंह, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ये कभी भी टपक सकता है। 2023 में, 24 में कभी भी टपक सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 2013 में क्या प्रश्न आया था आप देख सकते हैं, जिससे एफआरबीएम को पढ़ने की आपकी जो शैली है वो और अच्छी हो जाएगी, और आपका जो एटीट्यूड है इस पर और काम करने का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आया था वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? व्हाट वर द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट 2003? यानी इसको लाने के पीछे का क्या कारण था, पर्पस क्या था, तो क्यों लाया गया था, अभी हम यहां पर पढ़ेंगे। यानी आप देख सकते हैं एफआरबीएम एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसीलिए लाया गया था। यानी यही 2 पॉइंट आपको वहां पर लिख देने हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ये थे। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे I2U2 पर आप लोगों ने देखा होगा, I2U2 पर मैंने डीप कॉन्सेप्ट टॉक में कराया, और 2022 में सीधा सीधा मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक के बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रीजन क्या थे, उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, अब इसका मतलब आपको और डीप जाना है, और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। डिस्कस क्रिटिकली इट्स सलाइन फीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस, यानी उसके मुख्य प्रावधान बताइए, और उसके बाद उसकी यानी कहां तक वो सफल रहा, कहां तक सफल नहीं रहा। तो अब कहां तक सफल रहा, कहां तक सफल नहीं रहा, ये हमें इसके लिए अलग से लेक्चर लेना पड़ता, चूंकि बहुत विस्तृत है। 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया है यह एफआरबीएम एक्ट पार्लियामेंट में। अब उसके बाद से आप सोचिए कि कितने साल हो चुके हैं, इतने सालों का लेखा जोखा चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए पूरा एक लेक्चर होगा। इसीलिए मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे आप जो मैं पढ़ाता हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, वहां पर ये सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आइए देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है और यह किस उद्देश्य से लाया गया था। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे होता नहीं कि एक बार बच्चों ने पहले विजुलाइज किया, फिर जो मैंने बोला उसको सुना, और फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक ही बार में 3 प्रकार से, जब कंटेंट यहां लिखा होता है तो एक बार में 3 प्रकार से आप सीख सकते हैं। पहला क्या है, यानी आप आंखों से देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद मैं फिर उसका एनालिसिस कर रहा हूं। तो जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो क्या हो गया, मेरे एनालिसिस के द्वारा कैप्चर हो गया। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। एफआरबीएम अधिनियम के बारे में कहा गया कि यह अधिनियम क्या है, व्यय और ऋण संबंधी मुद्दों पर अनुशासन बरतने, यानी डिसिप्लिन, जो भी व्यय है सरकार का, यानी सरकार की जो आय और व्यय होती है, उसमें जो जो सरकार का व्यय पक्ष है, उस व्यय को अनुशासित करने के लिए भाई ज्यादा व्यय ना हो, और ऋण संबंधी मुद्दों पर, यानी सरकार जो भी ऋण वगैरह लेती, उन सभी मुद्दों पर अनुशासन और प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक कानून है। सिंपल सी बात है, सरकार के राजकोष को मैनेज करने के लिए यह कानून है। पहली लाइन में यह कहा गया, इसको आप याद कर लें। फिर इसके बाद कहा गया 2003 में इसे संसद में पेश किया गया था, और उसके बाद इसे पारित किया गया। और इसके बाद क्या है, इसमें याद रखिए, यह एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि यह जो एफआरबीएम एक्ट आया है, क्या अपने आप आया या इसके पीछे कोई कमेटी वगैरह की रिकमेंडेशन थी। तो जी हाँ, इसके पीछे एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिस कमेटी का नाम था डॉक्टर E.S. शर्मा समिति। याद रखिएगा 2000 में आई थी। डॉक्टर E.S. शर्मा की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी एफआरबीएम पर, उसी ने यह सुझाव दिया, उसके बाद यह कानून हमारे सामने आया। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब काम यही है, सरकार के राजकोष का मैनेजमेंट, यानी आय और व्यय को मैनेज करना, यानी खासकर सरकार के व्यय को मैनेज करना, जिससे कि राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा तो सरकार को अपने घाटे को पूरा करने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। उन्हीं में से एक काम होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी अपने घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से अतिरिक्त मुद्रा छापने का आग्रह करना। और जब अतिरिक्त मुद्रा मार्केट में आती है, उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें, और मुद्रास्फीति का बढ़ना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ, आई होप यहां तक आप समझ गए। अब आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों से ये लाया गया, किन कारणों से ये लाया गया। तो आप देख सकते हैं इसका प्राथमिक उद्देश्य था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करना, यानी रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को कम करना। यानी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में एक बेहतर रिलेशन बनाना। यानी जो राजस्व, यानी जो भी हम राजस्व इकट्ठा करते हैं, कुछ टैक्स से इकट्ठा करते हैं। आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। कर राजस्व मतलब टैक्स और नॉन टैक्स, दो प्रकार से राजस्व आता है, ठीक है। राजस्व, टैक्स, नॉन टैक्स। तो जो भी राजस्व आता है उससे ज्यादा खर्चा ना हो, तो राजस्व खर्च
को क्या करना है, नियंत्रित करना है। और राजकोषीय घाटे यानी जो कह सकते हैं सरकार की संपूर्ण आय और व्यय है, तो उसमें हमें एक बेहतर मैनेजमेंट करना है, यानी व्यय को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि जब व्यय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर अनेकों प्रकार के दबाव का सृजन होता है। तो इसीलिए यह लाया गया, पहला ये हो गया। दूसरा इसके द्वारा यह उद्देश्य था इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी क्या है, अंतर पीढ़ी समानता को स्थापित करना। अंतर पीढ़ी समानता का मतलब क्या हो गया, यानी जैसे जब राजकोषीय घाटा संतुलित रहेगा, नियंत्रित रहेगा, तो स्वाभाविक है अगर मुद्रास्फीति नहीं होती, यानी अतिरिक्त नोटों को छापने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया। तो अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है, मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है, तो ऑब्वियस है उसका इंपैक्ट गरीबों पर कम पड़ता है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा यानी इसके अंतर्गत यह भाव छिपा हुआ है कि क्या, यानी जो वर्षों से लंबित जो घाटा है उसको कम करना, याद रखेगा। और फिर है दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। क्या करना, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी ऑब्वियस है घाटा कम रहेगा तो इसका इंपैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ता है। सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब आता है अगला पंक्ति, इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। इस उपरोक्त दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन 3 टारगेट्स को सामने रखा गया है। यानी कैसे कि हम राजस्व अधिशेष प्राप्त करें, यानी जैसे राजस्व घाटा कम करना है तो कैसे कम करेंगे भाई, हम राजस्व ज्यादा इकट्ठा करेंगे, टैक्स नॉन टैक्स रिसीप्ट हमारी और अच्छी होनी चाहिए, तो एक तो इससे होगा। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को हम इस प्रकार से मैनेज करेंगे, याद रखिएगा, जिससे कि राजकोषीय बाधाएं दूर हो सकें। और तीसरा, घाटे और उधार को सीमित करके प्रभावी ऋण प्रबंधन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जाना था। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक अगला स्टेप, वो आता है एनके सिंह कमेटी 2016 में हमारे सामने आती है, एफआरबीएम पर विचार करना था। क्यों विचार करना था, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट को लाए एक लंबा समय हो गया था, 2003 में यह इंट्रोड्यूस किया गया और उसको लाने के बाद लगभग 13 वर्ष हो चुके थे और इस पर कोई समीक्षा नहीं हुई थी एफआरबीएम पर। और समय के साथ उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता थी, क्योंकि इकोनॉमियों का आकार बड़ा था, संपूर्ण विश्व में जो अर्थव्यवस्थाओं का संबंध होता है वो भी बदला था। तो उस पृष्ठभूमि में 2016 में मेरे प्यारे बच्चों, सरकार ने यह महसूस किया कि अधिनियम को लागू हुए बहुत समय बीत चुका है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। और इसी समीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनके सिंह की अध्यक्षता में 2016 में एफआरबीएम समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसको आप याद कर लीजिएगा। और समिति के अन्य सदस्यों में कौन कौन से थे, पूर्व गवर्नर आरबीआई के उर्जित पटेल, पूर्व वित्त सचिव अरविंद सुब्रमण्यम शामिल थे। कमेटी ने 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, याद रखेगा। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनके सिंह कमेटी, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी अर्थव्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति चल रही है, उन सब को ध्यान में रखते हुए एफआरबीएम अधिनियम की व्यापक समीक्षा करना। इसके अलावा भविष्य की वित्तीय रूपरेखा और रोड मैप तैयार करना, यानी फ्यूचर का हमारा जो राजकोषीय प्रबंधन है उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। तो उन्होंने विस्तृत सुझाव दिए हैं, जिसको मैंने यानी आप लोगों को पढ़ाया भी है, कहां पर, ठीक है ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, देख सकते हैं आप लेक्चर में। और ये इकोनॉमिक्स मेड इजी यूपीएससी 101 चैनल पर गवर्नमेंट बजटिंग नाम से एक बार आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी एफआरबीएम एक्ट, एनके सिंह कमेटी वगैरह के बारे में। तो आपका ये होमवर्क है, इसको छोड़िएगा नहीं। एफआरबीएम एक्ट पर जो भी आपके पास गूगल करेंगे बहुत से कंटेंट आ जाएगा, आपको पढ़ना 50% में 50% आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी एफआरबीएम एक्ट हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं इंडिया के लार्जेस्ट